आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के आइए, नेता। स्वागत है। कहाँ फंसे हुए थे आप? आशुतोष जी, आज हमारा विषय है क्या काशी पीएम बनाएगा, इस विषय को लेकर आगे चले हैं। और काशी ऐसी नगरी है जिसकी सामाजिक सांस्कृतिक जड़ों के साथ अब राजनीतिक छौंक जो उसमें लगा है वो विचलित भी कर रहा है और कहीं ढांढस भी बंधा रहा है यहाँ के लोगों को कि कुछ जो चीज़ें अच्छी होंगी, चूंकि केंद्र में एक नए तरीके से आया है। आपसे सवाल यह है कि चूंकि केजरीवाल भी मैदान में है और वो ताल ठोक कर उतरे हैं ये कहते हुए मैं मोदी के खिलाफ लड़ने जा रहा हूं, और उन्होंने बोला मैं वहीं जाकर तय करूंगा, पूछूंगा, आगे आऊंगा। क्या वाकई काशी प्रधानमंत्री बनाने की दिशा में बढ़ेगा? आपको ऐसा लगता है? सबसे पहले तो मैं सबसे माफ़ी चाहता हूं क्योंकि मैं देर से पहुंचा। उसके लिए मैं रविशंकर जी और राशिद अलवी साहब मेरे वरिष्ठ भी हैं, उम्र में भी बड़े हैं, राजनीति में भी इनका अनुभव ज़्यादा है, और काशी के लोगों को भी मैं नमस्कार करता हूं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर चाहूँगा कि ये कोई चुनावी मंच नहीं है जहां तालियों से लोगों का स्वागत हो या किसी बात पे ताली बजे। मुझे लगता है ये गंभीर चर्चा की पंचायत है ये। मुझे राशिद साहब और रविशंकर जी दोनों जी की बातों को सुनकर मुझे थोड़ी निराशा हुई। मुझे लगा कि ये मंच है गंभीर चीज़ों के बहस का। नरेंद्र मोदी जी का उनकी माता जी से क्या संबंध है, ये उनकी निजी जिंदगी का फैसला है। वो साथ रहते हैं, नहीं साथ रहते हैं, यह भी एक अलग मसला है। असल सवाल इस बात को लेकर यह है कि क्या बनारस और देश को लेकर किसी तरीके का ब्लूप्रिंट बीजेपी कांग्रेस के पास है या नहीं है? क्या इस देश के अंदर रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, रोजगार और चिकित्सा, सेहत के बारे में बातचीत होगी या बातचीत नहीं होगी? बनारस के अंदर धैर्य बहुत है, यह मैंने आज देखा। पिछले 24 सालों से बनारस के अंदर बीजेपी के लोग सांसद हैं। यहां की नगर पालिका में बीजेपी है, यहां की विधानसभा में बीजेपी है, सिर्फ एक बार कांग्रेस के सांसद बने। चर्चा इस पर होनी चाहिए कि आखिर यहां की सड़कों की हालत इतनी खराब क्यों है। अभी 1.5 महीने पहले जो नए डीएम साहब आए, प्रांजल यादव, उनकी वजह से यहां सड़कें कुछ बेहतर हुई हैं। सड़क की हालत इतनी खराब क्यों है? यहां पे जो सीवेज सिस्टम है उसकी हालत इतनी खराब क्यों है? गंगा के प्रदूषण में, गंगा की गंदगी को साफ करने के लिए करोड़ों रुपए बहाए गए, आज भी गंगा गंदी क्यों है? आज भी बनारस के अंदर, पूरे शहर के अंदर, गांव के अंदर बिजली लगातार घंटों कटी रहती है, ऐसा क्यों है? पानी की समस्या नहीं है, ऐसा क्यों है? ट्रैफिक की हालत भयानक है, आपको कहीं 2 किलोमीटर जाने में आपको आधे घंटे लगते हैं, ऐसा क्यों है? यहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं है, ऐसा क्यों है? हम अगर बनारस के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इन सब चीजों पर चर्चा नहीं हो रही, चर्चा अगर इस पर हो रही है कि उनकी माता जी का उनसे रिश्ता क्या है, और उस पर अगर बातचीत हो रही, तो मुझे लगता है थोड़ी सी मुझे निराशा होती है। आज की तारीख में महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आज क्या देश के अंदर फांसीवाद की आहट आ रही है या नहीं आ रही है? क्या बनारस की यह संस्कृति है कि यहां लोगों को इंटिमिडेट किया जाएगा, लोगों को प्रचार करने से रोका जाएगा, लोगों के ऊपर जानलेवा हमला किया जाएगा, लोगों को अगर कोई बोलता है तो उसके ऊपर उसके हाथ पैर तोड़े जाएंगे? क्या यह बनारस की संस्कृति है? बनारस की संस्कृति है 80 के घाट पर, यहां के किसी भी अड़ी पर लोग बाकायदा एक दूसरे से शास्त्रार्थ करते हैं, और उन सब लोगों के नाम पता है जिनके इशारों पे सारा काम हो रहा है। मुझे इस बात को लेकर बड़ी हैरानी हुई कि बनारस में मेरी पैदाइश हुई है, अर्दली बाजार में मैं रहा हूं, पांडेपुर कॉलोनी के मैं रह चुका हूं, मेरे पिताजी लंबे समय तक यहां पे कार्यरत अधिकारी थे। यहां हिंसा की राजनीति नहीं होती थी। यहां जिस तरीके से इंटॉलरेंस दिखाया गया, जिस तरीके से हिंसा की गई है, इसके ऊपर लेकर बीजेपी के वरिष्ठतम से लेकर कनिष्ठतम नेता ने आज तक एक शब्द नहीं कहा है। क्या वो इसका एंडोर्स करते हैं? मैं रविशंकर जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये एंडोर्समेंट है उस बात का? हमारे सोमनाथ भारती जी के ऊपर चाकुओं से हमला किया गया हर हर मोदी के नाम पर, क्या एक शब्द नहीं आना चाहिए? मैं नहीं कहता वो कौन लोग हैं, लेकिन क्या उस हिंसा की निंदा नहीं होनी चाहिए? ऐसे में आज सवाल इस बात के अंदर यह है कि क्या देश के अंदर लोकतांत्रिक परंपरा रहेगी या नहीं रहेगी? यह भी एक बड़ा सवाल है। मैं चाहता था कि इसमें आज हम लोग जवाब लेते हैं, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या वाकई प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम पर एक शख्स बनारस आया और बनारस का सांस्कृतिक सामाजिक मिजाज बदलने लगा? इस समाज के भीतर जो भी स्थितियां थी उसके भीतर लकीर खींचने लगी। क्या वाकई ऐसी स्थिति आ गई रविशंकर जी? देखिए, मैं पहली बात तो ये कहना चाहूंगा कि
ये निजी माता जी की बात मैंने नहीं उठाई थी, आप लेट से आए थे। इन्होंने उठाई थी, मैं उसका जवाब दे रहा था और मेरा जवाब उसी स्वर में था जो बात आपने अभी कही। तो पहले बात क्लैरिफाई कर दूं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मैं हिंसा का कभी समर्थन नहीं करता। किसी के साथ हिंसा हो वो अनुचित है। और आपने अगर दिल्ली में हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी आशुतोष बाबू, तो मैंने ये कहा था। लेकिन काशी के मिजाज को मैं भी जानता हूं। यहां पहले भी चुनाव हुए, कमलापति त्रिपाठी थे, डॉक्टर जोशी रहे हैं, शंकर जायसवाल रहे हैं। काशी के लोगों से पूछ लीजिए, पहले तो कभी हिंसा नहीं होती थी। इस बार क्यों हो रही है? जो भी हो रही है वो गलत हो रही है। इसी बार क्यों हो रही है ये तो देखना पड़ेगा। क्या ऐसा है कि दिल्ली की कुछ हवा यहां भी आ गई है क्या? यह भी देखना पड़ेगा। पहली बात नहीं, लेकिन हिंसा जहां भी हो वो गलत है। अब आपने फांसीवाद की बात कर दी, क्या मतलब है फांसीवाद का? जनता के बीच आप भी जाइए, जनता के बीच हम भी जा रहे हैं, जनता को तय करने दीजिए। ये फासिस्ट फांसीवाद ये चर्चा कब तक चलती रहेगी? हां, आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि हमारा एमपी था, म्युनिसिपैलिटी बीजेपी की है, कभी बीएसपी का भी मेयर रहा होगा या बीजेपी का रहा होगा, लेकिन एक समाजवादी पार्टी का डीएम सड़कें बनवाता है और कॉरपोरेशन और बाकी लोगों को सड़कें बनवाने में बाधा उत्पन्न की जाती है। यह स्थिति यहां पर है। मैंने भी यहां स्टडी किया है। आपने बहुत सही कहा, आप भी अपना एजेंडा लेकर के आए हैं, हम भी अपना एजेंडा लेकर के आए हैं। सवाल है चमचमाते कागज में एजेंडा बनाने का नहीं, विषय है एक्शन का, कि काशी के लिए आप एक्शन कैसा करते हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी का जो रिकॉर्ड रहा है, यहां से वो एमपी बनेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। जनता का आशीर्वाद मिलेगा। भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा हमें लगता है, जनता का आशीर्वाद मिलेगा। तो नरेंद्र मोदी जी काशी पर बहुत विशेष ध्यान देंगे। और मैं भी मानता हूं, अगर दुनिया के सबसे प्राचीनतम शहरों में काशी है तो काशी का विकास होना चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपसे जरूर कहूंगा, सड़क अच्छी बननी चाहिए, गंगा की सफाई होनी चाहिए। मैंने राज्यसभा में आपको बताऊं, वाजपेयी जी गंगा यमुना के प्रदूषण पर एक दिन बहस कराई थी। उस बहस को मैंने ही शुरू किया था। लगभग 25,000 करोड़ रुपए खर्चा हुए अभी तक गंगा यमुना की सफाई पर। गंगा एक्शन प्लान 2, गंगा एक्शन प्लान 1, क्या हुआ उसका? इसका हिसाब तो कभी करना पड़ेगा। आपने बहुत सही बात की, उसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। लेकिन आशुतोष जी, मैं आपसे एक बात बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा। आजकल आप नेता के अवतार में हैं, आपका एक पत्रकार का भी अवतार रहा है। जैसे मेरे वकील का संग नहीं छूटता, वैसे आपके पत्रकार का संग भी नहीं छूटेगा, कभी न कभी वो बोलेगा। आज मेरा उत्तर आपको यह है, नली अच्छी होनी चाहिए, गली अच्छी होनी चाहिए, बस चलनी चाहिए, ये तो पूरे हिंदुस्तान में हर क्षेत्र में है। लेकिन काशी का एक मिजाज भी है। यहां संस्कृति है, यहां संस्कार है, यहां तपस्या है, यहां आध्यात्म है, यहां साहित्य है और यहां सर्जना है। काशी के मिजाज और काशी की राजनीति से इसको अलग मत करिए। आप जो भी सांसद बनेगा उसे काशी की इस विशिष्टता का सम्मान हमेशा करना पड़ेगा, पार्टी कोई और हो, यह मैं कहना चाहता हूं। राशिद साहब, नहीं जोड़ लें जरा राशिद साहब, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि वाकई अगर सांस्कृतिक सामाजिक मिजाज काशी का बदल रहा है इसी वक्त, उसकी वजह क्या है? और अगर जो भी वजह है उसकी वजह वह सियासत है, जिस सियासत के जरिए सब कुछ पाने की होड़ है। और बीते 60 बरस में जो कुछ नहीं हो पाया, इस बार कैसे होगा? कोई सपना दिखाया जा रहा है या ये सपना पूरा होने की दिशा में बढ़ता हुआ इस देश में पहली बार कदम उठ रहा है? कांग्रेस का नजरिया क्या है? देखिए, मैं कहूंगा आशुतोष जी ने जो सवाल उठाए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पिछले 5 साल से यहां पे पार्लियामेंट का मेंबर कौन था? भारतीय जनता पार्टी का था। यहां पे मेयर कौन है? भारतीय जनता पार्टी का है। एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मुझे नहीं मालूम वो कई महीने से यहां पे हैं, उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी रखकर अपनी सारी जिम्मेदारी को हटा देना, ये मैंने कभी नहीं, क्या ये मुनासिब लगता है? ये शब्द मैंने नहीं कहा। आप ये बताइए कि बनारस के अंदर एमपी आपका, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आपकी, बनारस की संस्कृति का सवाल हो, तहजीब का सवाल हो, सड़कों का सवाल हो, गलियों का सवाल हो, ज्यादा जिम्मेदारी तो आपके ऊपर आती है। पैसा आपके पास है, क्यों नहीं कि आपने बनारस को ठीक, और अगर आप 5 साल में बनारस को ठीक नहीं कर पाए, कैसे उम्मीद कर लेंगे भविष्य के अंदर, मुस्तकबिल के अंदर आप बनारस को ठीक कर लेंगे? ये मुमकिन नहीं है। बार बार आप कहते हैं गुजरात का मॉडल हम सब जगह इंप्लीमेंट करेंगे।
कुछ लोग कहते हैं गुजरात का मॉडल हर जगह इंप्लीमेंट नहीं हो सकता है। बीजेपी के ही नेताओं ने कहा है, खुद नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, हर स्टेट की प्रॉब्लम्स अलहदा हैं, हर स्टेट के अंदर अलहदा हमें मॉडल बनाना पड़ेगा। तो हम जानना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है, आप प्रधानमंत्री बन के क्या कर पाएंगे यहां पे? हमें बताइए तो सही, कैसे करेंगे? कल को फिर आप यही कहेंगे कि हमारी तो उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार नहीं थी, इसलिए हम उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ नहीं कर पाए। शंकर जी, एक चीज और जोड़ दें इसमें, अभी तक आप जज्बात की राजनीति कर रहे हैं, नफरत की राजनीति कर रहे हैं। एक तरफ आपके एक मित्र, एक नेता पटना से कह रहे हैं, पटना से, बिहार से, जहां से भी वो कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी की जो मुखालफत करेगा उसे पाकिस्तान भिजवा दिया जाए। एक झांसी से एक आपकी बड़ी नेता कह रही हम तो बदले की राजनीति करेंगे, जेल में डाल देंगे। आपका एक बड़ा नेता गुजरात से कह रहा है कि हिंदू इलाके में मुसलमान ने घर खरीद लिया, मार के भगा देंगे। मुझे इन सब पे कोई एतराज नहीं है, उन्होंने अपने अपने दिलो दिमाग के मुताबिक बयानात दिए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने इन तमाम बयानात का जवाब दिया अपने ट्विटर के जरिए। मैं अपने वेल विशर से, अपने चाहने वालों से दरख्वास्त करता हूं, ऐसा उन्हें नहीं बोलना चाहिए। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, मैं तो सोच रहा था इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने उन लोगों का अपना वेल विशर्स माना। और अगर किसी ऐसे आदमी के जो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है इस तरीके के वेल विशर्स होंगे, तो वो देश का क्या करेगा और उत्तर प्रदेश का क्या करेगा और काशी का क्या करेगा? रविशंकर जी, इसमें एक फैक्ट और जोड़ दें। जिस दिन नरेंद्र मोदी जी ने का निर्णय हुआ कि वो बनारस से लड़ेंगे, यहां पर अमर उजाला एक अखबार निकलता है, उसने छापा कि दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो यहां के सांसद बीजेपी के थे और महापौर भी यहीं के यहीं थे, और किस तरह पूरे उसने कड़ी मिलाई थी एक, बावजूद इसके काशी का कुछ नहीं हो पाया। तो ये कहां गड़बड़ी है? देखिए, पहली बात तो मैं इन्होंने कुछ बात कर दी, आशुतोष जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि ये मंच उसका नहीं है, नफरत वाली बात फिर आ गई। नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जो उन्होंने बात की, गिरिराज सिंह के बयान को पार्टी ने डिसोन किया है, नरेंद्र मोदी ने कहा है गलत है, फिर भी ये बातें उठा रहे हैं। प्रवीण तोगड़िया की टिप्पणी को पार्टी की ओर से नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा है ये उचित नहीं है। मैं पार्टी का मीडिया हेड हूं, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, फिर भी ये उठा रहे हैं। एक बात वसुंधरा राजे, नहीं वसुंधरा नहीं, ये बात कर रहे हैं उनकी, ये बात कर रहे हैं उमा भारती की। रॉबर्ट वाड्रा के विषय में भी हम लोगों ने कहा है वेंडेटा नहीं होगा, कानून अपना काम करेगा। लेकिन श्रीमान अलवी साहब 40 साल से अमेठी और रायबरेली की सांसदगिरी करने के बावजूद, प्रधानमंत्री रहने के बावजूद, सरकार के पूरी मुखिया रहने के बाद जो अमेठी और रायबरेली का हाल राजीव जी, राहुल जी और सोनिया जी ने किया है, नरेंद्र मोदी यहां के एमपी के रूप में 5 साल में यहां का चेहरा बदलेंगे और ये नहीं कहेंगे कि सरकार ने नहीं सुना। पहली बात। दूसरी बात, देखिए, आपने कहा कि मैं थोड़ा सा होमवर्क करता हूं, मैंने उसको जानने की कोशिश की है। मैं आपके सामने वाजपेयी जी बड़ी ईमानदारी से स्वीकार करूंगा इस बात को कि 98 के बाद हमारा वजूद कमजोर हुआ था यहां पर। राजनाथ जी 2001 में हार गए थे 2 में। उसके बाद से यहां की जो राजनीति शुरू हुई है, मायावती जी, मुलायम जी जो रहे हैं, तो एक दूसरे प्रकार की राजनीति शुरू हुई है जिसमें किसका कुनबा कितना क्या मौजूद है, कई डेवलपमेंट एक्टिविटी उसके कारण रही है। मेरा कुछ केंद्र सरकार का लंबा अनुभव है, 14 साल से एमपी हूं, लगभग 4.5 साल केंद्रीय मंत्री रहा हूं। अगर प्रदेश सरकार का एटीट्यूड बहुत नॉन कोऑपरेटिव है तो कठिनाई होती है, लेकिन उसका रास्ता निकालना पड़ेगा और रास्ता निकलता है। और तमाम कठिनाई के बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 8.5% हम ग्रोथ रेट ले गए थे, आप देखते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि यहां जो अतीत में कठिनाइयां हुई हैं, जो कठिनाइयां हुई हैं, मैंने यहां के अपने भाजपा के लोगों से बात की है, उनको फंड के लिए, दाने दाने के लिए लखनऊ में कितना तरसना पड़ा है, एक एक स्कीम के अप्रूवल के लिए कितनी परेशानी हुई है। आपने देखा, हमने अपने मैनिफेस्टो में एक बात कही है कि रिलीजियस टूरिज्म में जो प्रमुख रिलीजियस केंद्र हैं उनको एक बड़ा टूरिस्ट केंद्र बनाया जाए, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था की जाए, इसको हम प्रायोरिटी स्तर पर लेंगे। और हमने अपने मैनिफेस्टो में एक और बात कही है कि केंद्र और राज्य
देश निर्माण के लिए एक टीम के रूप में काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि उसकी शुरुआत होने दीजिए, अच्छा समय निकलेगा जरूर। मैं एक जुमले में एक बात सही कर दूं, शायद रविशंकर जी को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। एनडीए के जमाने में 8.5 ग्रोथ कभी नहीं रही है, मैक्सिमम ग्रोथ 7 पॉइंट कुछ रही है और एवरेज 5.4। करेक्ट कर ही दूं, मैं कागज लेके आया था, मुझे मालूम था कि ये साहब कुछ करेंगे जरूर। ये देखिए इकोनॉमिक सर्वे 2004-5 का है। 28 फरवरी को बजट होता है वाजपेयी जी, और 26 फरवरी को इकोनॉमिक सर्वे होता है। चिदम्बरम साहब इनके मंत्री थे जिन्होंने 26 फरवरी 2005 को संसद में इकोनॉमिक सर्वे रखा कि देश की हालत क्या है। और श्रीमान राशिद साहब रविशंकर प्रसाद से थोड़ा जब बात करते हैं तो थोड़ा होमवर्क करके आएंगे तो बड़ी महत्व है। हाँ मैं सुन रहा हूं, सुनिए मैं पढ़ रहा हूं। आपके लायक चिदम्बरम साहब ने जो कहा, buoyed by a rebound in the agriculture and livestock sector, strongly helped by improved performing industry and services, the economy has registered a growth rate of 8.5% in 2003-4। समझ गए आप? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गई 22 मई 2004 को, और फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल 2003 से और खत्म होता है 31 मार्च 2004 को। मतलब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 8.5% ग्रोथ रेट था। थोड़ा अपना होमवर्क कर लीजिए। और 1 मिनट, ये इकोनॉमिक सर्वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इकोनॉमिक डिवीजन की फोटोकॉपी है। समझ गए आप जी? ये आपसे मैं एक बात बताऊं, मैक्सिमम ग्रोथ इस देश के अंदर, मैक्सिमम ग्रोथ 9.5% अगर किसी की सरकार में रही है तो वो यूपीए की सरकार में रही है। हमने ऊंचाइयों को छुआ है और सबसे ज्यादा ग्रोथ हमारी ही सरकार में हुई है। ये कागज मैं इसे चैलेंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन जितनी मेरी मालूमात, कागज को चैलेंज मत किया, जितनी मेरी मालूमात है उसमें 5.5 एवरेज रहा है आपका एनडीए के जमाने में। प्रसून जी, दोनों बड़ी पार्टी हैं, राष्ट्रीय पार्टी हैं। एक का 125 साल का इतिहास है, दूसरे का 63 साल का इतिहास है। हम तो 1.5 साल पुराने लोग हैं, इतना डेटा वेटा शायद हमको न पता हो, लेकिन मैदान में लेकिन जरूर पता है कि 2004 की जो पहले वाला साल था उसमें बीजेपी की ग्रोथ रेट क्या थी, वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है। 6 साल तक इनकी सरकार थी, कितनी ग्रोथ रेट थी वो भी मुझे अच्छी तरीके से पता। आप सब लोग विद्वान आदमी हो, जानते हो कि 5.5 था, 6% था, ऐसे था। दिक्कत इस बात की भी नहीं है, आप कहेंगे कि लगातार 6 साल तक हमारे यहां 9% की ग्रोथ रेट थी, लेकिन इस सवाल का जवाब कोई नहीं देगा कि भाई कोयला घोटाला 1,86,000 करोड़ का होता है, 2G का घोटाला 1,72,000 करोड़ का क्यों होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सीएजी की रिपोर्ट कहती है। 76,000 करोड़ का CWG घोटाला क्यों होता है, इसका जवाब कोई नहीं देगा। और दोनों घोटालों की जो अगर बुनियाद अगर आप निकालिएगा तो एनडीए सरकार से निकल कर यहां तक आएगी, इसका जवाब कोई नहीं देगा। दोनों एक दूसरे के सिर पर जिम्मेदारी मरते रहेंगे। खैर, इससे अलग मैं इस पूरी बातचीत को कहीं और ले जाना चाहता था। मेरा सवाल अभी भी इस पूरे मसले पर यह है, जो अभी भावनात्मकता की बात कर रहे थे, कि वो कौन सी विचारधारा है कि अगर लाल कृष्ण आडवाणी जिन्ना के बारे में कोई शब्द कहते हैं तो उनको पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा दिया जाता है। वो कौन सी विचारधारा का अतिक्रमण है कि जसवंत सिंह जी जब कहते हैं जिन्ना के बारे में तो उनको पार्टी से बाहर कर दिया जाता है वहां पर। और गिरिराज सिंह जब आइडिया ऑफ इंडिया मुसलमानों के बारे में, लोगों के बारे में एक सीमा लांघ जाते हैं, अदालत उसका कॉग्निजेंस लेता है, नॉन बेलेबल वारंट इशू करता। जसवंत सिंह को नॉन बेलेबल वारंट इशू नहीं हुआ था। उनके खिलाफ उनको पार्टी से बाहर निकालने का कोई काम नहीं करती है। मैं सवाल यह पूछना चाहता हूं, जसवंत सिंह के खिलाफ तो ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि पार्टी से बाहर कर दिया? लाल कृष्ण आडवाणी को अध्यक्ष पद से बाहर कर दिया, लेकिन गिरिराज सिंह के खिलाफ यहां अदालत कह रही है कि भाई इनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट होना चाहिए, ही शुड सरेंडर। वो पार्टी में बने रहते हैं, पार्टी से भी ये कह के किनारा कर लेती है कि भाई मेरा इनसे कोई, हम इनकी भावना, इनके जो बयान है इनसे। मेरा सवाल बहुत सिंपल सा है, अगर इस देश के अंदर असहिष्णुता की विचारधारा होगी, हिंसा की विचारधारा होगी और 2 पैमाने लागू किए जाएंगे, जसवंत सिंह के खिलाफ पैमाना अलग होगा, गिरिराज सिंह तोगड़िया के खिलाफ पैमाना अलग होगा, तो यह देश एक नहीं रह सकता। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आज देश के अंदर फांसीवाद की आहट आ रही है
और उससे मीडिया भी अछूता नहीं है। मैं बड़े बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं, 23 साल मैंने जर्नलिज्म किया है, 8 साल मैं एडिटर रहा हूं। आज जिस दबाव में मीडिया काम कर रहा है, टेलीविजन, खासतौर पर टेलीविजन चैनल, जिस तरीके से उनके मालिकों पर दबाव डाला जा रहा, जिस तरीके से एडिटर्स पर दबाव डाला, जिस तरीके से मनमाफिक सर्वे कराए जा रहे हैं, जिस तरीके से मनमाफिक खबरें छपवाई जा रही हैं, और नाम नहीं लेना चाहता, अगर नाम कहेंगे तो मैं नाम बताऊंगा, किस तरीके से पिछले 5 दिनों के अंदर एक खास विचारधारा से प्रभावित लोगों को सिर्फ इंटरव्यूज दिए गए हैं, बाकी लोगों को नहीं दिए गए। यह आने वाले समय की पहचान है कि अगर अभी से हम लोग अपनी लोकतांत्रिक परंपराओं को जिंदा रखने की कोशिश नहीं करेंगे तो रविशंकर जी, ना आपकी पार्टी समूची रहेगी, ना आम आदमी पार्टी समूची रहेगी, ना कांग्रेस पार्टी समूची रहेगी। क्योंकि आपके नेता 13 सितंबर 2013 को लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था कि आज पार्टी जिस दिशा में जा रही है, ये वो दिशा नहीं है जो दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी और हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। और पार्टी अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, पार्टी अब निस्त स्वार्थों की पूर्ति के लिए आगे जा रही है। ये लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा, मैंने नहीं कहा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज इस देश की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि क्या इस देश के अंदर लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा या एक व्यक्ति के इर्द गिर्द पूरी सत्ता, पूरी व्यवस्था रहेगी। इस देश के अंदर यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात होती है, एक व्यक्ति की बात नहीं होती, सेंट्रलाइजेशन की बात नहीं होती। आशुतोष, पूरा कार्यक्रम लाइव हो रहा है और मीडिया किस दबाव में है या नहीं है ये तो आप लोग तय करें, लेकिन ये मीडिया, हम लोग अगर यहाँ पर बैठे हैं तो ये सब कुछ लाइव जा रहा है, हम दबाव में नहीं है। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो मैं इस पर खुलकर बहस करूंगा। किस तरीके से आज मीडिया दबाव के अंदर काम कर रहा, किस तरीके से एडिटर्स दबाव के अंदर काम कर रहे हैं, किस तरीके से प्रमोटर्स के ऊपर दबाव डाला, और किस तरीके से यह कहा जा रहा है कि चिंता मत करिए, 16 मई के बाद सरकार हमारी बनने वाली है। और जो हाल गुजरात के अंदर एक आदमी अगर रिपोर्ट लिखता है टाइम्स ऑफ इंडिया, उसके एडिटर के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा किया जा रहा, लोगों को डराया जा रहा है, लोगों को धमकाया जा रहा है, ये सच्चाई की बात आप माने या ना माने, आपकी सच्चाई है। और इसी तरीके से सर्वे निकाले जा रहे हैं इस देश के अंदर। रविशंकर जी, बड़ा अच्छा लगा, हम पर फांसीवाद का आरोप लगाने वाले क्या धमकियां दे रहे हैं, ये अच्छा है देश देख रहा है। माफ करिएगा, मैं कोई धमकी नहीं दे रहा हूं रविशंकर जी, जो आपने आप वकील हैं, आप चीजों को स्पिन कर, मैं सच्चाई के बारे में बात कर रहा हूं। जो आपने कहा, एक मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, शांत रहिए। अब आप, देश ने देखा आपने क्या कहा। इमरजेंसी के खिलाफ हम लोग प्रेस फ्रीडम में गए थे जब इनकी नेता स्वर्गीय इंदिरा गांधी लोगों को जेल में डाल रही थी, कुलदीप नैयर को जेल में डाल रही थी। इनके नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम प्रेस के लोगों को जेल डाल देंगे, कहा था ना। और आज उनके लायक प्रतिनिधि जो इनके एमपी के उम्मीदवार हैं और 23 साल संपादक रहे हैं, वो मीडिया को धमकी दे रहे हैं कि मीडिया बिका हुआ है, दबाव में है। मैं इसकी पूरी भर्त्सना करता हूं। रविशंकर जी, आप मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ रहे हैं। इसी वक्त रिकॉर्डिंग देख लीजिए, मैंने कोई धमकी, आई एम सॉरी सर, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। जी, मैं बहुत इज्जत करता हूं। मुझे अपनी बात कहने का अधिकार है, मैंने समझा है। आप गलत मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर, इसलिए मुझे बोलने का अधिकार मिलना चाहिए। बोलिए। अच्छा, आप लोग शांत रहिए। मेरा खाली कहना क्या है, यह फांसीवादी मानसिकता है जो सीधा, एक समय अरविंद केजरीवाल को 24 घंटा दिखाया जाए 1 साल तक तो मीडिया ठीक है, और आज अगर आम आदमी पार्टी की कमजोरी है, 49 दिन में वो दिल्ली छोड़कर भाग गए, अगर मीडिया आलोचना करता है तो मीडिया दबाव में है। क्षमा करिए आशुतोष बाबू, भाजपा, नरेंद्र मोदी या रविशंकर प्रसाद जैसा कार्यकर्ता मीडिया के कारण आगे नहीं बढ़ते हैं, जनता के सहयोग और जनता के आशीर्वाद से आगे बढ़ते हैं। यह मैं आपको कहना चाहता हूं। एक मिनट आप शांत रहिए, बिल्कुल शांत रहिए आप लोग। दूसरी बात, आपने बीजेपी के नेताओं के बारे में बात की। क्या आज तक का पंचायत इस बात के लिए है कि आम आदमी पार्टी के मूल लोग जो बनाने वाले थे वो आज किस हाशिए पर हैं? मैं उसका कहानी खोलने की कोशिश करूं। ये सब तो रिकॉर्ड पर है। कितने आपके वरिष्ठ लोग आज क्या कहते हैं आपकी पार्टी के बारे में, कैसे आपने टिकट बांटा, इसके बारे में क्या कहते हैं। जिनकी आलोचना होती है उनको पार्टी से एक्सपेल किया जाता है। आडवाणी जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, आपने आडवाणी जी की बात कही, यही आडवाणी जी ने नरेंद्र मोदी की ओपनली तारीफ की है कि जिस तरह से उनकी अगुवाई में पार्टी आगे बढ़ी है। इसलिए मुद्दा आशुतोष जी है महंगाई, मुद्दा है बेरोजगारी, मुद्दा है भ्रष्टाचार, मुद्दा है देश का विकास। इन्होंने कहा कि एनडीए के समय में क्या हुआ। हां, आज मैं आपके माध्यम से देश के लोगों को बताना चाहता हूं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई थी तो 4.3% ग्रोथ रेट थी, सच्चाई। लेकिन कारगिल युद्ध हुआ, सैंक्शन हुआ, ईस्ट एशियन इकोनॉमिक क्राइसिस थी,
गुजरात का भूकंप आया, 2002 का अकाल था। इन सबों के बावजूद जब हम सत्ता से बाहर गए तो 8.5% था। उस फाउंडेशन पर मेरे लायक दोस्त राशिद अल्वी की जो सरकार आई वो उसको ले आई है 4.5% पर, क्योंकि भ्रष्टाचार है, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ी है, जनता महंगाई से परेशान है। ये देश के मुद्दे हैं। और राशिद साहब माफ करिएगा, ये चुनाव लोकसभा का है, हिंदुस्तान का चुनाव है, म्युनिसिपैलिटी का चुनाव नहीं है, नगर निगम का नहीं है, जिला परिषद का नहीं है, विधानसभा का नहीं है। और देश की जनता ये समझती है किसको किसके लिए कब चुनना है। और मुझे लगता है देश की जनता बीजेपी हम राशिद साहब हमारा भी उसमें किस्सा जोड़ दीजिएगा। क्या जिस स्थिति में बीते 10 वर्ष में खासतौर से यूपीए 2 के दौरान जो कुछ हुआ, उसके बाद इस देश में जो वैक्यूम बना, पॉलिटिकल वैक्यूम, गवर्नेंस का वैक्यूम, डेवलपमेंट का वैक्यूम, करप्शन जिस रूप में बात आने लगी, इन सारी परिस्थितियों ने ही ऐसी परिस्थिति में लाकर देश को खड़ा कर दिया जिसका लाभ मोदी उठा रहे हैं। देखिए, मैं एक बात तो ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं की हमेशा ये आदत रही है कि उनकी दुखती रग पर अगर आप हाथ रख देंगे तो वो कहेंगे कि इस मुद्दे पर बात क्यों हो रही है। बात तो होनी चाहिए महंगाई की, बात तो होनी चाहिए भ्रष्टाचार की, लेकिन उन मुद्दों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देश का चुनाव है, भारत का चुनाव है। आज का वजीर आजम मुगलिया दौर के अकबर आजम से ज्यादा ताकतवर है, इसलिए उसके हाथ में ताकत देनी है तो सोच समझ के हमें ताकत देनी होगी। बिल्कुल ठीक कहा आशुतोष जी ने। नरेंद्र मोदी जी, गुजरात के अंदर आपको नरेंद्र मोदी के अलावा किसी दूसरे नेता का नाम याद आता है? भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का सफाया हो चुका है, एक आदमी गुजरात के अंदर है और उनका नाम नरेंद्र मोदी है। डर लगता है, खौफ लगता है, ऐसे इंसान के हाथ में देश की ताकत आ गई, क्या होगा? हमें खतरा कम है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खतरा ज्यादा है, चाहे जबान से बोलें चाहे जबान से ना बोलें। अडवाणी जी ने कहा था, आज वो कुछ बोल रहे हैं वो एक अलहदा चीज, उन्होंने तो चिट्ठी लिखी थी कि सब अपने अपने लिए राजनीति कर रहे हैं। अडवाणी जी के आंसू नरेंद्र मोदी जी को नजर नहीं आते? जसवंत सिंह मीडिया के सामने रो पड़े, वो आंसू नरेंद्र मोदी जी को नजर नहीं आते? सुषमा जी के सीने के दिल की धड़कन सुनाई नहीं पड़ती? नरेंद्र मोदी जी से दूसरे लोगों को खतरा कम है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खतरा ज्यादा है। आपका जहां तक सवाल था, मैं कहूंगा उसका जवाब आप कभी नहीं देंगे। उसका जवाब रविशंकर जी उसी के जवाब दे रहा हूं। दीजिए, अच्छी बात है, दीजिए। स्थिति, देश की आर्थिक स्थिति खराब है, महंगाई बढ़ी। मैं कभी भी, रविशंकर जी जानते हैं कि जो बात सही होती है हमेशा उसी को कहता हूं, लेकिन पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिति पे एक नजर तो दौड़ाइए। और मैं बहुत अदब से पूछना चाहता हूं रविशंकर जी, जब आप सरकार में आए थे और जब आप सरकार में गए थे, सरकार से गए थे, 13 बार आपने पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाई थी। क्यों बढ़ाई थी? आप इसका जवाब देंगे, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत बढ़ी, हमारी मजबूरी थी, हम क्या करते? जब आप सरकार में आए थे, दूंगा, अभी दूंगा। जब आप सरकार में आए थे, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर $30 थी पेट्रोल की कीमत, क्रूड ऑयल की कीमत $115 तक गई है। डीजल की कीमत बढ़ी, पेट्रोल की कीमत बढ़ी, गन्ने का सपोर्टिंग प्राइस बढ़ाया, गेहूं का, एक खत्म कर रहा हूं, गेहूं और चावल का सपोर्टिंग प्राइस बढ़ाया, उसका असर महंगाई पर पड़ा है। और आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप आज तक पे कहिए कि अगर आपकी सरकार आती है, अव्वल तो आने का सवाल नहीं है, तो आप पेट्रोल की कीमतें आधी कर देंगे। मैं जवाब देता हाँ रविशंकर जी, और आखिरी सवाल है ये जो इसका जवाब आप देने जा रहे हैं, उसमें एक चीज जोड़ दीजिएगा कि तमाम बहस महंगाई भ्रष्टाचार को लेकर होती है, लेकिन मूल प्रश्न हम लगातार सुबह से वहां पर आके वाकई चीजें अटक जा रही हैं, जिसका जिक्र संकेत की भाषा में राशिद साहब भी कर रहे हैं, आशुतोष भी कर रहे हैं। ऑटोक्रेटिक है नरेंद्र मोदी, इस बात पे आके चीजें अटक जा रही हैं बार बार। और हर चुनाव में हमने देखा है कि तमाम वरिष्ठ लोग बोलते हैं, पहले चुनाव में हम लोग देख रहे हैं कोई वरिष्ठ नहीं बोल रहा है, सब चुप हैं, खामोश हैं, चाहे वो मुरली मनोहर जोशी हो चाहे सुषमा स्वराज, कहाँ हैं ये लोग?
मैं अभी जवाब देता हूं। एक सवाल और कर लूं आपसे, उसका भी इसके साथ जवाब दे दीजिए। जी कुर्सी पे बैठ जाइए ना। नहीं, मैं उस पे नहीं, यहीं बैठ के आपसे सवाल किए लेता हूं ताकि आपको जवाब देने में आसानी रहेगी। बताइए। भ्रष्टाचार की बात बार बार करते हैं, बार बार कहते हैं कि भ्रष्टाचार से हमें लड़ाई लड़नी है। आपको याद है अडवाणी जी रथ यात्रा लेकर निकले थे पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ। हमको वाजपेयी बिल्कुल आपको समय मिलेगा, आप ही को जवाब मत कीजिए। भ्रष्टाचार को लेकर रथ यात्रा निकली थी और पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में एक आदमी मिला उनको, खुशवाह हाजी, उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसके साथ मिलके वो भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ना चाहते थे। और आज येदियुरप्पा जी के साथ आप लड़ाई लड़ना चाहते भ्रष्टाचार की, उनको पार्टी में मर्ज करा दिया उनकी पार्टी को, और आप कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार से लड़ेंगे। ये जनाबे शेख का फलसफा है अजीब सारे जहान से, जो यहां पियो तो हराम है, जो वहां पियो तो हलाल है। गुजरात और कर्नाटक में सब जायज है। और कुछ बोलना है? अब मैं बोलूं? अब आप बोलिए। वाजपेयी जी, मुझे एक बात बड़ी अजूबी लग रही है कि इनको अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। राहुल गांधी जीतेंगे कि नहीं, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं अमेठी से, उसकी इनकी चिंता नहीं है। बीजेपी की बड़ी चिंता हो रही है, अडवाणी जी की बड़ी चिंता हो रही है। यही इन लोगों ने कहा था अडवाणी जी के बारे में, ओल्ड मैन इन ए हरी। यही इन लोगों ने कहा था द परमानेंट नॉन पीएम। यही शब्द का प्रयोग इन लोगों ने किया था, इनके नेता लोगों ने किया था। आज भी क्या कहते हैं? आज अडवाणी जी बड़े आपके प्यारे लग रहे हैं साहब, क्या बात है, अच्छे दिन हमारे आने वाले हैं लगता है। इनको परेशानी हमारी पार्टी को लेकर है। अपनी पार्टी बनाइए, अच्छा करिए, लोकतंत्र में आप पैदा हुए हैं, अच्छी बात है, संघर्ष करिए। ये संघर्ष हम लोग पहुंचे हैं 50-60 साल की मेहनत पर। देखिए, जवाब इनको देना है, महंगाई क्यों नहीं कम हुई? 100 दिन में मनमोहन सिंह ने कहा था कि महंगाई कम करेंगे, नहीं कम हुई महंगाई। जवाब हमसे पूछते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हमने 6 साल में 6 करोड़ 70 लाख लोगों को नौकरी दिया। आपने दिया है 10 साल में 1 करोड़ 54 लाख लोगों को। हम देते थे 1 करोड़ 21 लाख लोगों को, आप देते हैं 22 लाख लोगों को। नेशनल सैंपल सर्वे की बात कर रहा हूं। एंड श्रीमान राशिद दोस्त, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 6 साल कीमतें स्थिर थी, लोग राशन कार्ड भूल गए थे, सिलेंडर उपलब्ध था, चीनी सस्ती थी, चावल सस्ता था, लोग जानते हैं महंगाई नहीं थी। आज आप 100 दिन में महंगाई रोकने की बात करते हैं, आप भूल गए और दावा करते हैं जिस तरह अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में महंगाई खत्म हुई थी, इस सरकार में भी महंगाई खत्म होगी अगर जनता के आशीर्वाद से मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इस देश में विकास का अभाव है। हम लोग पॉलिटिकल बातें कर सकते हैं, लेकिन आप जा करके देश के जर्रे जर्रे से पूछिए, देश में बेचैनी है, असहाय भारत है, असुरक्षित भारत है, परेशान भारत है, दुखित भारत है। और देश का नौजवान बदलाव की तस्वीर देख रहा है, उसमें उसको नरेंद्र मोदी में आशा की किरण दिखाई पड़ती है। अब आपने एक बात कही है जिसका मैं उत्तर देना चाहता हूं। मोदी जी को लेकर परेशानी है। मोदी जी बीजेपी से आगे बढ़े हैं ना। आज सुषमा जी प्रचार कर रही हैं, अडवाणी जी प्रचार कर रहे हैं, अडवाणी जी इलेक्शन लड़ रहे हैं, जोशी जी प्रचार कर रहे हैं, जोशी जी इलेक्शन लड़ रहे हैं, जसवंत सिंह बाहर है। अब उस पर मैं अधिक चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन एक बात चूंकि आशुतोष जी ने लंबी चौड़ी बात कही है, जसवंत सिंह जी को हमने 36 साल एमपी बनाया, 2 बार वित्त मंत्री बनाया, देश का रक्षा मंत्री बनाया, प्लानिंग कमीशन का डिप्टी चेयरपर्सन बनाया, राज्यसभा का नेता विपक्ष का नेता बनाया, लोकसभा का उपनेता बनाया, उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया। अगर एक बार उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी। तो आज तक के इस मंच से बीजेपी के जनसंघ के समय से उन करोड़ों कार्यकर्ताओं को प्रणाम करना चाहता हूं जिनको हम म्युनिसिपैलिटी का भी इलेक्शन नहीं दे पाए, लेकिन आज तक वो पार्टी के साथ हिम्मत से खड़ा है। ये हमारी पार्टी का गर्व है और हमें बहुत मान होता है। रविशंकर जी, ये सवाल इसलिए था, नहीं, एक मिनट, ये सवाल इसलिए के बारे में इसलिए चिंता जो है ऑटोक्रेटिक, कृपया करके जाइए वहां की टीम को देखिए। वहां की टीम, ये सिर्फ जो गुजरात का विकास मोदी जी स्वयं कहते हैं, कल भी कहा है कि सिर्फ मेरा विकास नहीं, हमारी टीम का विकास है। हां, मोदी जी के खिलाफ जो 12 साल से एक कैंपेन चला है, वो कैंपेन चला है। मैं आपसे कह सकता हूं, मोदी जी की अगुवाई में देश में शासन अच्छा होगा, टीम का शासन होगा। हां राशिद बाबू, कुछ लोगों को प्रधानमंत्री मोदी से डरना पड़ेगा, जो भ्रष्ट हैं, जो आतंकवादी हैं, जो देश की खिलाफत करते हैं, उनके खिलाफ मोदी जी सख्त होंगे और सख्त होना भी चाहिए। ये बात हम बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहते हैं। अब मुझे लगता है कि बस मैं अंतिम बात वक्त मिलेगा बोलने का। जरूर, मैं अंतिम बात
आपने येदियुरप्पा की बात कही, येदियुरप्पा हमारी पार्टी से गए, हमारी पार्टी ने कहा था आप इस्तीफा दीजिए, हम वहां विधानसभा में हार गए, आज वो बिना कंडीशन के आए हैं। कुशवाहा जी पार्टी में नहीं है। हमारी पार्टी के भ्रष्टाचार के मानक दो हैं श्रीमान वाजपेयी जी, और आज मैं आज तक के इस मंच से देश को बताना चाहता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1 वोट से गिर गई थी 98 में, और 1 वोट को मैनेज करना कठिन नहीं होता है, उन्होंने नहीं किया। अडवाणी जी को नरसिंहा राव की सरकार ने, इनकी पार्टी ने जैन हवाला डायरी कांड में फंसाया था। अडवाणी जी ने कहा जब तक मैं निर्दोष साबित नहीं होऊंगा तब तक मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, और जब वो कोर्ट से क्वाश हुआ चार्जशीट तो वो आए। ये हमारे मानक हैं और यही रहेंगे। आप क्या नहीं कि 2G घोटाला, कोयला घोटाला, रेल घोटाला, इतने घोटाले आकाश में, जमीन पर, पाताल में, और फिर भी सबको बचाने की कोशिश, ये हमारे यहां नहीं होगा। चिंता मत करिए, देश हमसे दूसरी अपेक्षा करता है। सुनिए, अगर इजाजत हो तो मैं बोलूं। आशुतोष जी, एक ऐसा ना हो कि छोटी पार्टी होने की वजह से मुझे मौका ही ना मिले बोलने के लिए। बड़ी पार्टियां जो हैं वो आपस में ही सब बात एक जुमला कह दूं अगर आपकी इजाजत हो। जुमला ही कहिएगा? मैं जुमला ही। अरे ये तो बताइए, महंगाई क्यों नहीं कम किया, बेरोजगारी क्यों नहीं कम किया, उद्योग क्यों नीचे चला गया, ये तो बताइए ना। देखिए, रविशंकर प्रसाद जी की तरह लंबा भाषण मैं नहीं दे पाता हूं, ये मैं मानता हूं, लेकिन मैं एक ही जुमले में अपनी बात खत्म करूंगा। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप इतना लंबा चौड़ा भाषण दे रहे थे, मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन जब आपने कहा राशिद बाबू नरेंद्र मोदी से उसको डर लगना चाहिए जो आतंकी हैं, उस वक्त मेरा नाम लेने की क्या जरूरत थी? नहीं, ये कहीं ये इशारा कोई खास मतलब तो नहीं रखता है। मैं आपके इस पूरे प्रतिक्रिया पर गंभीर आपत्ति प्रकट करता हूं। ऐसा कोई नहीं है। अगर आप कहना चाहते हैं तो इस देश हिंदुस्तान जितना हिंदुओं के लिए है उतना ही मुसलमानों के लिए है, और मुझे मालूम है कि आतंकवाद से मुसलमान भी उतने ही परेशान हैं जितने हिंदू परेशान हैं। कृपया करके उसको आप एक सांप्रदायिक चश्मे से मत देखिए, ये मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं। आप आशुतोष, क्या कमेंट है? देखिए, बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर रविशंकर जी ने की है। 8% की ग्रोथ रेट है आपके ज़माने में, जब आपने सरकार छोड़ी। 6 करोड़ रुपए, 6 करोड़ के आपने एम्प्लॉयमेंट दिया, देश के अंदर बड़ी स्थिरता थी, खुशहाली थी, शाइनिंग इंडिया था, फील गुड फैक्टर था, लेकिन हार गए। ये तो जवाब खोजना पड़ेगा भाई, जब सब कुछ अच्छा था तो क्यों हार गए? आज 9% की ग्रोथ रेट है, हिंदुस्तान दुनिया की सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन आप हार रहे हैं क्यों भाई? ये सवाल का जवाब तो कांग्रेस को देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार का हमारे मानदंड बिल्कुल अलग है। हाँ, दुनिया ने तारीफ की थी जब हवाला में लाल कृष्ण आडवाणी का नाम आया था, और आज भी हम उनकी इज्जत करते हैं इस बात के। एक आदमी था जिसने कहा था कि सिर्फ नाम आया है, ना चार्जशीट दाखिल हुई थी, ना उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हुआ था, और उन्होंने कहा कि हम संसद के अंदर नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री, उन्होंने मुख्यमंत्री वो MP के पद से इस्तीफा दे दिया था, कहा जब तक नहीं क्लियर होते तब तक नहीं जान दे। रविशंकर जी, सवाल का जवाब देना चाहिए मुझे आपको कि बाबूलाल बुखारिया का नाम आपको पता होगा। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में इस देश में पहली बार ऐसा हुआ, किसी अदालत ने 3 साल की कैद बामशक्कत की सजा सुनाई। पहले यह होता था कि आरोप लगते थे, आदमी इस्तीफा देता था, फिर यह होता था कि चार्जशीट दाखिल होती तब आदमी इस्तीफा देता था, फिर यह होता था कि चार्जेस फ्रेम होते थे तब आदमी इस्तीफा देता था। पहली बार इस देश के अंदर हुआ है, एक कैबिनेट मिनिस्टर अदालत ने कन्विक्ट किया, 45 दिन का मार्जिन होता है, हाई कोर्ट से स्टे का ऑर्डर लिया और मंत्री बना हुआ है। ये कौन सा भ्रष्टाचार का मानदंड? और कहते हैं हम जब आएंगे तो 1 साल के अंदर तमाम भ्रष्टाचारियों को जेल के अंदर डाल देंगे। कन्विक्टेड आदमी आपका कैबिनेट मिनिस्टर है, और आप देश को कह रहे हो, गुमराह कर रहे हो कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। आप येदियुरप्पा से इस्तीफा ले लेते हो, येदियुरप्पा पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, कहीं से कोई क्लीन चिट नहीं मिलती, आप पुनः उनको, जो जेल जाने वाले आदमी को, आपके पार्टी में महामहिम अमित शाह जी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप गुजरात में नहीं घुस सकते हो। हत्या की साजिश के गंभीर आरोप लगे हुए हैं, जेल जा चुके हैं, उत्तर प्रदेश का प्रभारी आप बना देते हैं उनको, और आप दुनिया को बताते हैं कि मतलब हम भ्रष्टाचार, जब सरकार में आएंगे तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। ये मानदंड नहीं हो सकता। लाल कृष्ण आडवाणी का अगर मानदंड होता तो बाबूलाल बुखारिया पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगने के बाद उनसे इस्तीफा ले लिया जाता, न कि कन्विक्शन के बाद भी उनको मंत्रिमंडल में किया जाता। और मैं तीसरी बात कह रहा था, आशुतोष, यही वो लाल कृष्ण आडवाणी है जिन्होंने वाजपेयी के राजधर्म को पलट दिया था। मुश्किल यही है, हम लोग किस दौर में आकर खड़े हैं, और बनारस की एक जो पहचान है, यह समझ है, बार बार हम लोग ने शुरुआत यहीं से की थी कि बनारस को आप हरा नहीं सकते हैं, यहाँ से चाहे कोई भी जीत जाए।
क्या आप कुछ आखिरी कमेंट करना चाहेंगे रविशंकर जी? आपको देखिए, लगता मैं है एक ही जरूरत बात- है उसकी? नहीं, बिल्कुल। अमित शाह के बारे में जो उन्होंने बात कहा, आप बुखारिया जी के बारे में भी जवाब देते रविशंकर जी, बड़ा अच्छा होता। मैं सब जवाब दे रहा हूँ आपको। एक मिनट पहले अमित शाह के बारे में आपने जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दिया। आज सीबीआई ने चार्जशीट में कोई दम नहीं पाया। एक मिनट मेरी बात सुनिए आप। और मैं देश का एक छोटा वकील हूं। बिल्कुल मैलिशियस प्रोसिक्यूशन जो अमित शाह का हो सकता है वो इनकी सरकार ने किया है। ट्रायल होगा, वो खत्म होगा। तो आप क्या समझते हैं? कपिल सिब्बल 2009 में गए थे गुजरात में, कहा था कि हम मोदी को जेल में बंद करेंगे। स्नूप गेट से लेके बाकी जो उन्होंने सब कुछ किया है वो सामने है। इसलिए कृपया कर करके, मैं समझता हूं आपकी पीड़ा और परेशानी। अमित शाह ने यहां पर बहुत ही अच्छा काम किया है और आज 80 में हम बहुत ही अच्छा जीतने वाले हैं। इसलिए उनकी परेशानी इनकी भी है, आपकी भी है। आपने बुखारिया की बात कहा ना, उनका कोर्ट से स्टे हुआ है ना? एक मिनट, कन्विक्शन भी स्टे हुआ है, सेंटेंस भी स्टे हुआ है। एक मिनट मैं बता देता हूं। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने जो येदियुरप्पा जी के बारे में बात कहा, 2 जगह से उनका एफआईआर क्वॉश हुआ है। यहां पर हम लीगल बहस में नहीं जाने वाले हैं। क्या मैं आपके सोमनाथ भारती के पूरे कहानी को खोलने की कोशिश करूं, किस तरह से आपकी सरकार ने उनको बचाने की कोशिश की? यहां पर क्या इस पंचायत में इसी तूतू मैमे के लिए आए, या एक बड़े पिक्चर को देखने की जरूरत है? और बड़ा पिक्चर मैंने अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी का रखा। यही बीजेपी के पूरे गवर्नेंस का मर्यादा है। और आपने जो काशी की बात कही, ये बहुत आपने स्पेशल बात कही और अच्छी बात कही। काशी की राजनीति देश से एक नई राजनीति की अपेक्षा कर रही है। और जहां भीड़ में लोग कोशिश करते हैं कि भीड़ आए, अगर आज नरेंद्र मोदी के लिए स्वयं स्फूर्त इतनी बड़ी भीड़ आ रही है, तो देश की राजनीति में काशी का एक संदेश है, राजनीति को अच्छा करो। जी, हमें लगता है कि हम यहाँ पर चर्चा खत्म कर रहे हैं और काशी के सामने वाकई एक ऐसा मौका आया है, क्योंकि हम लोग एक ऐसे मुहाने पर आकर खड़े हैं जहां जनादेश जो भी हो, वो जनादेश हर अपराध को माफ कर देगा जो जीत चुका होगा, और अगर वो हार जाएगा तो उसको कटघरे में लाकर खड़ा कर देगा। लोकतंत्र में शायद सबसे बड़ी जीत इसीलिए जनता की होती है, इसीलिए अपेक्षा जनता से ही है। चर्चा हम यहाँ पर खत्म कर रहे हैं। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत जी, मेरे लायक दोस्त।